हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है, इसके प्रीवियस 7 स्लाइड में हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट हो गया है और आज के स्लाइड में स्टूडेंट्स हमारा रहेगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय रहता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इसलिए ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको थोड़ा सीरियस होके पढ़िएगा। और इसके प्रीवियस लेक्चर में 7 स्लाइड कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया या फिर पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as the number of magnetic field lines passing through a surface area perpendicularly to it, अब स्टूडेंट हम यहां पर ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया या फिर पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली टू इट। उसके परपेंडिकुलर में जितनी भी फील्ड लाइन पास होंगी उसी फील्ड लाइन की संख्या को, फील्ड लाइन के नंबर को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि अगर हम इनको दिखा दें आपको डायग्राम से, सपोज दैट ये एक सरफेस है, एक कोई प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है और इसका एरिया सपोज दैट एरिया ए है। एरिया ऐसे क्वेश्चन, अगर ये सीट है तो कोई ना कोई एरिया होगा, सरफेस एरिया, उसी एरिया को सरफेस एरिया कहेंगे। तो अगर इसका एरिया ए है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में रखा गया है और तो इससे जितने भी फील्ड लाइन पास होंगी परपेंडिकुलरली उसी फील्ड लाइन को, उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अगर ये सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ये, तो इस सरफेस पर का जो यूनिट सरफेस एरिया होगा वो ये होगा एन कैप। एन कैप को क्या हम बोलेंगे, वेयर एन कैप इज द यूनिट सरफेस एरिया। ये यूनिट सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। और यूनिट सरफेस एरिया क्या होता है, ये किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में खींची गई रेखा होती है। जैसे हमारा बोर्ड है, बोर्ड का जो यूनिट सरफेस एरिया होगा ये वाला होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है ये होगी यूनिट सरफेस एरिया बोर्ड का होगा। लेकिन जो हमने ये प्लेन शीट बनाया है, इस प्लेन शीट का यूनिट सरफेस एरिया होगा इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइन होगी, दैट इज एन कैप, यहां हम डिनोट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए एन कैप और वेक्टर बी के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम मान लेंगे थीटा एंगल है, एंगल को मान लेंगे थीटा एंगल है। तब इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन एक और होता है मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, देन फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट सरफेस एरिया। थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का। यहां पर
अब यहां पर देखिए इनका जो एसआई यूनिट होगा ये होगा वेबर होगा, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होगा। और इफ सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल, एरिया इज वेरी स्मॉल, अगर सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है, सपोज दैट डीएस है, देन फ्लक्स लिंक्ड थ्रू इट, तब यहां से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, ये भी स्मॉल होगा। अब हमें पूरी सीट का अगर निकालना है तो इसे कर देंगे इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, इसी का इंटीग्रल। तो स्टूडेंट ये हो गया फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन, इनका ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो अब इनका जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए ये लिखा गया है, इसके बिहाफ पर हम इसका एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और करके लिख रहे हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked through a surface inside a uniform magnetic field in an uniform magnetic field vector B is equal to the scalar product or dot product of magnetic field vector B and surface area vector A, तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन बनाया गया इस वाले फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वाले फॉर्मूले से। यहाँ वेक्टर बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर ए हमारा सरफेस एरियल वेक्टर है। तो अब अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमारा निकल के आएगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ये डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ये एक आसान डेफिनेशन होती है बी डॉट ए का, और ये भी आसान डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का। हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली टू इट, इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एच इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, और वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर डीएस भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए जब थीटा आया, अब यहाँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स थीटा पर डिपेंड करेगा। तो इसके चार केस बनेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो ये डिपेंड करेगा एंगल पर कि एंगल कितना है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के केस को, इसमें कौन कौन से केस आते हैं। देखिए तो इनका होगा केस फर्स्ट ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अब अगर थीटा 0 है और ये कौन से कंडीशन में होता है तो इनको भी देखते हैं। सपोज दैट ये एक प्लेन शीट है, ये इनका यूनिट एरियल वेक्टर है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है। ये वेक्टर बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तब स्टूडेंट यहां पर देखिए एन कैप और वेक्टर बी, एन कैप क्या है? यूनिट सरफेस एरिया। एन कैप और बी वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, तो इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। ये एंगल बिटवीन एन कैप और बी का, वेक्टर बी के बीच का है। तो अगर थीटा 0 है तो फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0।
cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो यही फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फाई मैक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए। सेकेंड केस होगा, केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 कब होगा, देखिए सपोज दैट ये एक सीट है, कोई भी सीट है, और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है, ये वेक्टर भी है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस सीट का सरफेस एरिया जो होगा सीट के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एन कैप, एन कैप। तो यहां पर स्टूडेंट होगा, अब एन कैप और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई इज इक्वल टू 0, जो होगा फाई की वैल्यू 0 यहां होगी। अब इस तरह से स्टूडेंट्स हम 2-3 केस और बना सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन हो रही हो, निकल रही हो, या आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, या फिर किसी सरफेस में जा रही हो, टूवर्ड द सरफेस और अवे टू द सरफेस, तो यहां पर ये दो टॉपिक और बनेंगे। जैसे केस 3 हम इसको दे रहे हैं, केस 3, तो यहां पर ये है एक क्लोज्ड बॉडी है, एक क्लोज्ड बॉडी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द सरफेस, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी जा रही है। तब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड बॉडी, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड थ्रू द क्लोज्ड बॉडी। ये तो यहां पर स्टूडेंट देखिए फाई इज इक्वल टू होगा, हालांकि डी फाई लिखेंगे, डी फाई इंटीग्रल ऑफ, क्लोज कर देंगे इनको, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस ऑफ कॉस थीटा, ये लगा देंगे यहाँ। अब इसी का हम पूरा क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, जैसे इसमें था हमारा, हम स्मॉल सरफेस एरिया के लिए जब फाइंड किए थे तो डी फाई इज इक्वल टू आया था बी डी एस कॉस ऑफ थीटा आया था, ये वेरी स्मॉल सरफेस एरिया डीएस के लिए होता है। अब अगर हमें पूरा क्लोज सरफेस एरिया के लिए फाइंड करना हो तो इसी का हम क्लोज इंटीग्रल कर देते हैं, या फिर किसी सरफेस के लिए फाइंड करना हो पूरे कंप्लीट सरफेस के लिए, तो इसी का कर देंगे इंटीग्रल दोनों तरफ का, बी डी एस कॉस ऑफ थीटा। अगर क्लोज बॉडी करेंगे, फॉर क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी के लिए इसी कर देंगे क्लोज इंटीग्रल। अब इसी को जो बीच में सर्कल बना दिया गया है इसे कहा जाता है क्लोज इंटीग्रल, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा स्टूडेंट। तो यहां पर वही क्लोज इंटीग्रल का टर्म यूज करे हैं, तो ये जो डी फाई है इसका होगा फाई इंटीग्रल बी डी एस का हो गया एस, और कॉस यहां बनेगा, हाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए थीटा की वैल्यू, हाँ डी एस का इंटीग्रल ऐसे ही होगा, तो इंटीग्रेशन यहां हटा दे रहे हैं, यहां थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड एन कैप। अब एन कैप यहां स्टूडेंट देखना होगा, तो हम किसी भी रैंडम पॉइंट पर यहां मान लीजिए, सपोज दैट इस पॉइंट पर मानेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस डीएस है, तो अगर इस पॉइंट पर इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया डीएस है, तो इसका यूनिट सरफेस एरिया इस सरफेस पर ड्रा की गई एक परपेंडिकुलर लाइन होगी एन कैप, ये एन कैप वेक्टर बी के पैरेलल होगी। एन कैप क्या, इसी पॉइंट पर ड्रा किया गया 90 डिग्री का लाइन या रेडियल वेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, तो एन कैप होगा यूनिट सरफेस एरिया। तो इस तरह से एन कैप और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं। एन कैप देखिए कभी भी निकाल रहा हूं सरफेस एरिया या यूनिट सरफेस एरिया वेक्टर, तो उस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, जैसे यहां पर हमने ड्रा किया है, ये बनाएगा एन कैप, एन कैप और बी के बीच एंगल बनेगा 0, तो हो गया कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0। तो फाई इज इक्वल टू आएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 बी एस, फाई इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं,
एस फॉर सरफेस एरिया, एस इज इक्वल टू ए, यहां लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मिला के रिजल्ट आएगा फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, यही बताना होता है, पॉजिटिव, फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहां पर क्वेश्चन दिया जाता है, अगर फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी क्लोज्ड बॉडी से निकल रही हो या क्लोज्ड बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, तो उस क्लोज्ड बॉडी से लिंक्ड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या होगा? तो आंसर वहां एक ही आंसर दिया जाएगा कि वो पॉजिटिव होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस क्लोज्ड बॉडी इन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर originating away from the body, then magnetic flux phi will be positive। अब इसी तरीके से इनका अगला केस हम बनाएंगे, केस 4। तो स्टूडेंट्स केस 4 होगा कि अगर फील्ड लाइन किसी बॉडी में इंटर कर रही हो, केस 4 होगा इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस enter in a closed body, ये होगा। तो यहां पर देखिए, सपोज दैट एक क्लोज्ड बॉडी बनाएंगे, ये क्लोज्ड बॉडी मतलब क्लोज्ड बॉडी ये स्फीयर भी हो सकता है या कोई भी सिलेंडर या कोई भी क्लोज्ड बॉडी हम ले सकते हैं। हाँ, सिलेंडर का केस अलग है, उनका भी हम करेंगे इसके बाद। तो ये क्लोज्ड बॉडी हो गया। अब फील्ड लाइन जो है इसमें इंटर कर रही है एनवर्ड डायरेक्शन में, ये फील्ड लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हमें बताना है। तब यहां स्टूडेंट्स बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई कर देंगे इनको, इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। डी फाई का पाई कर लेंगे और बी डी एस कॉस थीटा, बी डी एस का होगा इंटीग्रल एस होगा कॉस थीटा, यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन एन कैप और वेक्टर बी, ये वेक्टर बी को डिनोट किया गया है, ये वाला जो भी जितनी भी फील्ड लाइनें जा रही हैं ये वेक्टर बी है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें यहाँ थीटा निकालना है इसी फिगर से, तो इसी फिगर में हम मानेंगे कोई भी स्मॉल सरफेस एरिया, ये डीएस है, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। अब इस डीएस का यूनिट सरफेस एरिया वेक्टर इस पर ड्रा की गई और रेडियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली लाइन होगी एन कैप। अब इसमें यहाँ पर जब हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे ना इस पॉइंट पर, ये होगी एन कैप होगी। अब ये एन कैप और वेक्टर बी के बीच का एंगल यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना बनना है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ होगा कितना, cos ऑफ 180। अब cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो फाई इज इक्वल टू माइनस बी एस, तो यहाँ आएगा फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, ये आएगा। अब स्टूडेंट ये जो बॉडी का हमने शेप लिया है, ये कोई भी शेप हो सकता है। सपोज दैट ये एक क्लोज्ड बॉडी है, ये एक क्लोज्ड बॉडी है, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें इंटर कर रही है, तब इस क्लोज्ड बॉडी से भी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होगा, नेगेटिव होगा इस क्लोज्ड बॉडी से भी। तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी बॉडी में इंटर कर रही है क्लोज्ड बॉडी में, तो उस क्लोज्ड बॉडी से लिंक्ड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव होगा, और किसी क्लोज्ड बॉडी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तब उससे लिंक्ड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा। ये केस 4 हो गया। एक केस और स्टडी करते हैं, केस 5। अब हम मानते हैं इसमें एक हम क्लोज सिलेंडर लेते हैं, ये एक क्लोज सिलेंड्रिकल शेप है, क्लोज सिलेंड्रिकल शेप है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में इस तरह से रखा गया है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। अब इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉडी से लिंक्ड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तब यहाँ स्टूडेंट्स लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू बाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन बी डी एस कॉस ऑफ थीटा।
ये है फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स से लिया गया है। लेकिन यहां पर देखिए जो ds है सरफेस एरिया को डिनोट करता है, तो इस सिलेंड्रिकल बॉडी में 3 सरफेस एरिया होंगे। इसको मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S2 और इस सरफेस को मान लेंगे S3 मान लेंगे, S1 S2 S3। तो यहाँ पर 3 सरफेस हो गया ना। अब लिखेंगे ऐसा है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, नेट फ्लक्स लिंक्ड है थ्रू द बॉडी, through the closed cylindrical body, through the cylinder, through the closed cylinder। तो जब हम इससे लिंक्ड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ये लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई नेट हो गया इज इक्वल टू। तो यहाँ पर 3 सरफेस है स्टूडेंट, सब तीनों के लिए लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी ds cos थीटा ऑफ सरफेस S1 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी ds cos थीटा ऑफ S2 सरफेस S2, ये S2 है, थ्रू द सरफेस S2 क्लोज इंटीग्रल बी ds cos ऑफ थीटा लिंक्ड थ्रू द सरफेस S3। तो तीनों सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हम इस तरह से ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, फाई नेट मिल जाएगा। तो ये होगा फाई इज इक्वल टू, हाँ अब S1 की बात करेंगे। S1 हमारा ये ना, तो S1 का सरफेस एरिया S1 है और इस पे हम मानेंगे स्मॉल सरफेस एरिया ds, ये वाला, सपोज दैट ये है ds। अब ds अगर ये है तो ये होगा n कैप, ये होगा n कैप और ये है वेक्टर b स्टूडेंट। तो इस सरफेस S1 के लिए एंगल कितना है, n कैप इस तरफ जा रहा है, वेक्टर b उस तरफ जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहां लिखेंगे b ds cos 180 डिग्री क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 प्लस सिमिलरली S2 करेंगे। S2 यहां पर है ना, S2 यहां कर्व सरफेस एरिया है। अब यहां भी इमेजिन कर लीजिए छोटा सा, ये मान लीजिए ये ds है और इसका सरफेस यूनिट सरफेस एरिया n कैप ये वाला होगा। n कैप और वेक्टर भी ये 90 डिग्री पर दोनों जा रहे हैं ना, तो b ds cos ऑफ 90 लिंक्ड थ्रू द सरफेस S2 प्लस क्लोज इंटीग्रल b ds S3 के लिए, S3 ये वाला है ना, तो इसको मान लेंगे ds जो होगा n कैप और वेक्टर b। देखिए n कैप और वेक्टर b पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0 cos 0 स्टूडेंट्स। और हाँ अगर ये सिलेंडर है और एक सिमेट्रिकली सिलेंडर है तो इसके दोनों सरफेस S1 और S3 जो बेस है ये इक्वल होंगे, दैट इज S1 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S हम यहां मान सकते हैं ये। अब यहां पर क्या 0 होगा, ये वाला, ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होगी। ये होगा फाई नेट हमें निकालना है, b ds cos 180 की वैल्यू -1 तो माइनस b S1 इंटू -1 और ये होगा b S3 इंटू 1। अब स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे फाई नेट बराबर b माइनस b S1 इज इक्वल टू S प्लस ये वाला b S3 इज इक्वल टू S, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 0। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिलेंडर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 0। तो ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं फिगर बना करके कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन बॉडी। तो बॉडी का शेप वहां दे देगा, फील्ड बना देगा, नेट फाइंड करना होगा तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और इस पे न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, b की वैल्यू s की वैल्यू सारी वैल्यू गिवन कर देगा और फाई नेट पूछ लेगा, तो न्यूमेरिकल भी आसानी से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनको समझते हैं। इनका होगा द फिनोमिना ऑफ जनरेशन, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रिक करंट
द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर ईएमएफ कह सकते हैं आप, जनरेशन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड थ्रू अ कोयल इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इनको देखिए समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है द जनरेशन ऑफ या टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर ईएमएफ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, this phenomena is called electromagnetic induction। तो स्टूडेंट इसका जो डिस्कवरी किया था फैराडे ने किया था, इस पर उनका फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी है। तो देखिए फैराडे के पहले इलेक्ट्रिक करंट की खोज हो चुकी थी, वो थॉमस अल्वा एडिसन ने उसको डिस्कवर किया था, लेकिन वो डीसी करंट थी, डायरेक्ट करंट थी, जिसे हम बैटरी या सेल से बनाते थे। देखिए उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इनके पहले मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब डिस्कवरी की फैराडे ने, इनसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रिक करंट था, ऐसा नहीं करंट नहीं था, लेकिन वो करंट कौन सी थी, बैटरी या सेल की करंट थी, बैटरी और सेल इनकी करंट थी, जिसे डीसी करंट कहते हैं, दैट इज डीसी करंट। अब जो डीसी करंट थी इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, इसमें 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं और इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं मेटल के। तो एक इलेक्ट्रोड बनता है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड बनता है नेगेटिव। अब इन्हीं दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अगर हम चाहे तो बल्ब जला सकते हैं, बल्ब जलता है, ये बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो करंट था, ये करंट डीसी करंट था, इस करंट की खोज करी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। लेकिन ये करंट जो डीसी करंट है, ये हम लार्ज स्केल पर यूज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दूर तक इनको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, और ये बनाने में भी कॉस्टली होता है, यूज भी इसका कम होता है, और इसे दूर तक ट्रांसमिट भी नहीं किया जा सकता है। तो उस टाइम पर कॉन्सेप्ट यही था कि हम इलेक्ट्रिक करंट को बैटरी या सेल से बना सकते हैं। जैसे आई की डेफिनेशन थी करंट की, आई इज इक्वल टू dq by dt, रेट ऑफ फ्लो, ये था क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट उस टाइप का था। लेकिन जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे प्रूफ किया कि करंट को हम किसी और वे से फाइंड कर सकते हैं, किसी अनदर तरीके से, वो तरीका क्रांतिकारी साबित हो गया। जैसे देखिए इनका कहनामा दिया था, और हाँ इनके पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, ऑरेस्टेड, इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ऑरेस्टेड ने क्या कहा था, ऑरेस्टेड ने कहा था ऐसा है कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करा दे आई, ठीक है, तो इस करंट वायर के चारों तरफ में क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस करंट करेंग वायर के चारों तरफ में, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, वेक्टर भी बन जाता है। इसको ऑरेस्टेड ने स्टार्ट में क्या नाम है इसका प्रैक्टिकल किया, और इसे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब ऑरेस्टेड के बाद इसमें और भी लोग आते हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके बिहाफ पर। जैसे आप पढ़ते हैं बायो-सेवर्ट लॉ में भी यही कहा गया है, एक वायर है, करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस करंट करेंग वायर के वजह से एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी प्रोड्यूस होता है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड बी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ये इनका फॉर्मूला बताता है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आइडियल ऑफ साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का प्रिंसिपल था, इनका नियम था। अब इसमें देखिए इनका मतलब इन दोनों का या इनके बाद और भी लोगों ने कहा है, इस पर प्रैक्टिकल किया है। तो इसका मेन वो क्या है कि अगर हम करंट किसी भी वायर में करंट फ्लो कराएं तो उसके सराउंडिंग में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, करंट यही वाला करंट सपोज है, डीसी करंट है, बैटरी या सेल वाली करंट है। तो करंट करेंगे वायर के सराउंडिंग में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फेराडे ने इसी का जस्ट उल्टा करा, क्योंकि फिजिक्स का सारा नियम जो है वो सिमेट्रिकली लॉ को फॉलो करता है। लॉ ऑफ सिमेट्रिकल, लॉ ऑफ सिमेट्रिकल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दिन होता है तो रात भी होती है, यही सिमेट्रिकल लॉ है। हमारे बॉडी का अगर हम हमारे बॉडी का शेप देखें तो हमारे बॉडी का शेप भी क्या है, सिमेट्रिकल है। हाफ साइड में जैसा है वैसा अगले हाफ साइड में है। तितली का पंख ले लीजिए, तितली के पंख के एक साइड में जितनी डिजाइनिंग की गई होती है, नेक्स्ट पंख पर दूसरे पंख पर सेम वही मिलता है, तो यही लॉ ऑफ सिमेट्री है। तो फैराडे ने उसी सिमेट्री लॉ के भी यहाँ पर बताया कि अगर ओरेस्टेड का जो ये एक्सपेरिमेंट सही भी है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो फैराडे ने कहा ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है। जैसे ओरेस्टेड में क्या बना, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से करंट से क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक है, तो अब फैराडे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कहते हैं ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए, इन्हीं का उल्टा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनने के लिए ये बहुत सारे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में सक्सेस होते हैं, लेकिन सक्सेस हो जाते हैं। आज जो हम हमारे घरों में लाइट आ रही, जो बिजली आ रही, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एनटीपीसी से, वो लाइट उसी प्रिंसिपल पर है जो मैक्सवेल ने बताया था। प्रिंसिपल वही है, उसी प्रिंसिपल से सारी एनटीपीसी पूरे इंटायर द वर्ल्ड में जो लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो उसी फैराडे के एक छोटे से प्रिंसिपल से ही बनता है। अब स्टूडेंट देखिए एक छोटा सा प्रिंसिपल कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारे दैनिक जीवन में। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाएंगे और ये कौन बनाएंगे, फैराडे। ये फैराडे ने प्रयोग किया था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं क्या, फैराडे का एक्सपेरिमेंट, कि फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया। यही करंट हमारे घरों में आ रही है एनटीपीसी से। तो आगे बढ़ते हैं अब फैराडे एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट देखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे या फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने किस एक्सपेरिमेंट से या कौन से तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट का प्रोडक्शन हो गया, देखते हैं। तो यहां पर फैराडे क्या लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल लूप बना लेते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल लूप है, ये एक सिलिंड्रिकल लूप है स्टूडेंट्स। अब इसमें लगा दिया इन्होंने गैल्वेनोमीटर जी, ये है गैल्वेनोमीटर जी, लगा दिया, जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, ये एक क्लोज लूप है वायर का, सिंगल वायर का, और इस क्लोज लूप के लेफ्ट साइड में ये एक बार मैग्नेट रखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ये बार मैग्नेट है। अब जब ये लूप के क्लोज लूप के लेफ्ट साइड में बार मैग्नेट इन्होंने रखा, प्लेस किया, तो अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, इनका जो डिफ्लेक्शन नीडल है, ये हाँ बीच में जीरो होता है, डिफ्लेक्शन नीडल ये क्या बता रहा है। अब स्टूडेंट देखिए मैग्नेट को यहां रखा, ठीक है, मैग्नेट को अगर यहां रखा तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहां रखा, यहां पर अगर रखे हैं ये, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहां पर इन्होंने रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और इनका कॉन्सेप्ट भी यही था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या बनाना है, करंट बनानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां रखा कोयल के सामने, बट नो करंट फाउंड। इसके बाद मैग्नेट को घुमा दिया,
मतलब एस को इस तरफ, नॉर्थ को इस तरफ, कोई करंट नहीं। इसके बाद लेफ्ट साइड में, इस साइड में भी इन्होंने करंट मैग्नेट को रखा और ऑब्जर्व किया, नो करंट। तो लेफ्ट राइट अप डाउन जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते थे, सब डायरेक्शन में इन्होंने मैग्नेट को रखा, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला जिससे कि इसमें करंट फ्लो हो। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया जिससे कि करंट फ्लो करे। तब स्टूडेंट देखिए फाइनली क्या होता है, फैराडे जाते हैं, थक जाते हैं। फैराडे लास्ट में क्या होते हैं, थक जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, इस पूरे सेट को, ये पूरा सेट एक टेबल पर इन्होंने सेट किया था, अरेंज किया था। एक टेबल पर ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये सेट किए थे। फाइनली क्या करते हैं, ये इस टेबल को ही पलट देते हैं। ये सपोज दैट एक टेबल है, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये सपोज दैट, इसको हटा रहे हैं बीच का, ये पूरा अरेंजमेंट एक टेबल पर था। और फाइनली जब ये थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई करंट नहीं मिल रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड सब जगह से ट्राई कर लिए, तो इसी टेबल को क्या करते हैं, ऐसे पलट देते हैं। और जब टेबल को पलट देते हैं तब एक्सीडेंटली, बाय एक्सीडेंटली, ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट इसी कोयल में से, ये कोयल ऐसा था, ये बार मैग्नेट इसी कोयल में से पास हो जाता है। जब ये इसको ऐसे पलट देते ना, तो एक्सीडेंटली ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट इसी कोयल में से गुजर जाता है या पास हो जाता है, ठीक है। और जब ये बार मैग्नेट इस कोयल से पास हो जाता है, और तब इनकी नजर पड़ती है गैल्वेनोमीटर पर, और गैल्वेनोमीटर में उस टाइम पर डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, दैट इज करंट बन गया, करंट बन गया। यही फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। अब इसे छोटे छोटे स्टेप में फिगर बना के अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि, और डेकोरेट करके फिगर को और अच्छे सजा करके, लेकिन जो फैक्ट है एक्सपेरिमेंट इनका ओरिजिनल वाला वो यही है कि फैराडे ने लास्ट में क्या, टेबल को पलट दिया, फिर ये मैग्नेट जो है इस कोयल से पास कर गया। जब कोयल से पास कर गया तो वो देखें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज करंट मिल गया। अब जब करंट मिल गया तो इसी फिनोमिना को बार बार ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला फिगर इनका बनाते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इनका अगला फिगर, पॉइंट ए हम लिख दे रहे हैं इनको। इसमें देखिए, सपोज दैट ये एक कोयल है, ये एक कोयल है और ये बार मैग्नेट है, ये एन पोल है, ये साउथ पोल है। अब बार मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, ये फील्ड लाइन है। अब स्टूडेंट जब बार मैग्नेट को इस करंट, इस कोयल, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, इस कोयल से पास कराते हैं, या बार मैग्नेट को वी वेलोसिटी से कोयल में एंटर करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, अगर हम इससे जोड़ दें, गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दें, सपोज दैट ये गैल्वेनोमीटर हो गया जी, ठीक है, ये जी हो गया गैल्वेनोमीटर। जब हम वी वेलोसिटी से इस मैग्नेट को इसमें गुजारते हैं, पास कराते हैं, तो जैसे ही ये नॉर्थ पोल इसके करीब में जाता है, तुरंत इंडक्शन की वजह से इसमें भी एन, इसका जो ये टर्मिनल, ये सामने का जो एंड है, सामने का जो फेज है, वो एन पोल बना लेता है। अब एन पोल बना लेता है जिसकी वजह से इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ठीक है, और इनके टर्मिनल पर जो ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। टर्मिनल अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके टर्मिनल के बीच में पहले बनेगा ईएमएफ, उस ईएमएफ को कहेंगे क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड है, तो इस क्लोज्ड सर्किट होने की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होगा क्या, इंड्यूस्ड करंट होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम नॉर्थ पोल के साइड को, या बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल इसके अंदर एंट्री कराते हैं, तो इसका सामने का जो फेज होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये कोयल फ्लक्स के चेंजिंग का अपोज करता है।
या फिर ये कहें ये कोयल इस मैग्नेट को अपने अंदर आने से विरोध करता है, अपोज करता है, जो लेंज लॉ से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए जब हम मैग्नेट को इसमें पास कराते हैं तो टर्मिनल पे क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और सर्किट क्लोज है तो क्लोज होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी, जैसे जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फैराडे ने इसी करंट की खोज करी है। ठीक है, और इसमें जो करंट जा रहा है ये कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज ना। ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर इस तरफ में है तो डिफ्लेक्शन इसमें मिल गया, ये इस तरफ में मिल जाएगा। ठीक है, और अब देखिए फिगर को हम चेंज करते हैं। अगला पॉइंट बी, अगर हम ना इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं फिर क्या ऑब्जर्वेशन आता है। देखिए कोयल हमारा वही है, ये कोयल वही है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मैग्नेट को अब हम दूर ले जा रहे हैं। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इस तरफ ले जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर वी वेलोसिटी से। वी वेलोसिटी से, वेक्टर ना लगाओ, यहाँ वेक्टर कहां पढ़ रहे हो, ये खाली वी वेलोसिटी से। ठीक है, अवे फ्रॉम द लूप। ठीक है, तो इस लूप में जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर को, जिसका डिफ्लेक्शन हमें देखना होता है। ये हो गया जी। ठीक है, ये हो गया फील्ड लाइन हो गई, फील्ड लाइन वेक्टर बी हो गया। जब हम 12 मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाते हैं फिर क्या होता है, देखिए एन पोल इससे दूर जा रहा है तो इसका जो सामने का फेज जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो एस पोल बनाएगा, और इसमें करंट जो फ्लो होगा वो एस एस के डायरेक्शन में, इस तरफ में फ्लो होगा, जैसा कि एस का डायरेक्शन होगा ये। तो इसमें करंट होगा ये वाइज, ये होगा कौन सी, क्लॉकवाइज। इसमें करंट फ्लो होगा कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। जी स्टूडेंट, और इनके टर्मिनल पर ए और बी पर भी पहले बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सर्किट क्लोज है जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। तो देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसमें करंट क्या था, करंट की डायरेक्शन इसमें देखा जाए एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया किसकी वजह से, कि मैग्नेटिक जो हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया ना। यहाँ बार मैग्नेट को इंटर कर रहे हैं, यहाँ बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो बार मैग्नेट की जो डायरेक्शन है मोशन का वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो यही है फैराडे का एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट। इसी तरीके से अगला फिगर आप समझ सकते हैं, पॉइंट सी, कि अगर हम एस पोल को ले आए, देखिए अगर हम बार मैग्नेट के एस पोल को किसी कोयल के पास ले आए, ये एस पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इस तरफ बनेगा। अगर हम एस बार मैग्नेट के एस पोल को वी वेलोसिटी से ले आए तो एस को ले आ रहे हैं ना, तो यहां पर एस बनेगा, ये सामने का जो फेज होगा वो एस बनेगा, तो इसमें करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अगर हम इसी बार मैग्नेट के एस वाले पोल को दूर ले जा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा कोयल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड एस वाले पोल में एंटर करती है, ये एन से ओरिजिन होती है, फील्ड लाइनें क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, तो जब हम एस को अब हम दूर ले जा रहे हैं ना, तो ये कोयल का ये फेज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये बनाएगा एन पोल। अब इसमें करंट जो फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू एन, एन का मतलब ये वाइज, ये का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स यही है फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये हो गया बार मैग्नेट का। अभी इसका फैराडे का रूल भी मिलेगा, लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इसकी बात करते हैं। अभी देखिए इसका एक फिगर और है, डी वाला फिगर ये है कि अगर ये एक कोयल है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर जी यहां पर कनेक्टेड है, और इसके बगल में एक अनदर कोयल है जिससे कि बैटरी जुड़ी है, जिसमें करंट जा रही है ये, और इससे ठीक है बैटरी जुड़ी है, और ये मान लीजिए की हो गई इसकी प्लस और माइनस, इसमें करंट जा रहा है, ये करंट ये वाला आ रहा है। ठीक है, बैटरी हो गई। अब हम ये करंट करेंगे कोयल है या करंट करेंगे लूप है, तो करंट करेंगे लूप हम जानते हैं, और अभी ये ऑफ है, अब ये ऑफ है,
ठीक है, वही कोई करंट नहीं है, तो करंट अभी यहाँ ना बनाया जाए। पहली कंडीशन है कि नो करंट, ठीक है। अब ये ऑफ कंडीशन में कोई करंट नहीं जा रही है, तो जब ऑफ कंडीशन में कोई करंट नहीं जा रही है तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही हम इनको ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, ऑन करते इसमें करंट फ्लो होती है, तो ये बन जाता है एक करंट लूप। और करंट लूप क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में करंट इंक्रीजिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ही ऑन करते हैं सर्किट को, इसको तुरंत उसमें करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब करंट इंक्रीज होता है फिर अपने मीन वैल्यू को ले आता है, बट स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज करता है। जब इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तब देखिए, तो इनका ये वाला, इससे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन बनेगी, हम इसको दिखा रहे हैं, ये वाला, ये करंट इस तरफ जा रही है तो एन पोल बनेगा, ये बनेगा एस पोल बनेगा, ये एस पोल बनेगा इसमें, और ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जा रही है वो इधर नहीं जाएंगी, वो इधर जाएंगी इस डायरेक्शन में, ये। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रही हैं और चेंज हो रही हैं। तो जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो इसमें दोनों टर्मिनल पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा, और ये अगर क्लोज्ड है तो इसमें करंट बहेगी जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर अगर करंट इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, करंट इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसमें जो करंट बनेगी, इंड्यूस्ड करंट बनेगी, वो बनेगी इनवर्स करंट। इनवर्स करंट की डायरेक्शन, इसमें जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है, ये हो रही है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज। ये स्टूडेंट, ये यहां पर करंट फ्लो होगी, तो ये बनेगा यहां इनवर्स करंट, इनवर्स करंट। देखिए, तो यहां पर कॉन्सेप्ट मिल गया कि फ्लक्स इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीजिंग तो बनेगा इनवर्स करंट, इनवर्स करंट। इनवर्स करंट का मतलब इतना ही है कि जो मेन सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, वेरिएबल करंट, इंक्रीजिंग करंट, सेकेंडरी लूप में जो करंट बन रही है वो उनका अपोजिट होगी डायरेक्शन में। बस इतना ही खाली सेंस है। तो ये हो गया जब हम बैटरी को ऑन करते हैं और करंट को इंक्रीज करते हैं, ये उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट, ये उनकी स्टोरी हो गई। तो स्टूडेंट्स अब इनका अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट ई। पॉइंट ई में ये है कि अगर हम सपोज दैट एक कॉइल लेते हैं और इसमें करंट को हम डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज का मतलब करंट ऑफ कर देते हैं। देखिए, प्लस माइनस, ये इनका की है, ये यहां अब इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, की को बाहर निकाल देंगे, सर्किट को ओपन कर देंगे। तो जैसे ही हम इनको ओपन करते हैं, सर्किट को ऑफ करते हैं, तुरंत इनको बगल में अनदर रहेगा, अनदर कॉइल जो रखा होता है, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी। तो यहां पर जैसे ही हम इनको ऑफ, मान लो करंट जा रही थी स्टार्टिंग में, ये वाली करंट, ये वाली करंट जा रही है कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हम इनको ऑफ करते हैं तो ऑफ करने पर करंट बिकम जीरो। अब अगर करंट जीरो बन रहा है तो फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें जो हमारा सेकेंडरी कॉइल ये वाला है, इनसे लिंक्ड फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो इसमें इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा, वो बनेगा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। यहां डायरेक्ट करंट का मतलब यही है कि जो करंट मेन सर्किट में इसमें प्राइमरी में फ्लो हो रही थी ना, उसके डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो यहां भी करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज,
ये होगी। मतलब अगर यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीजिंग तो सेकेंडरी कोयल में जो करंट बनेगी वो डायरेक्ट करंट का मतलब इसमें जो करंट बनेगी वो प्राइमरी कोयल के जैसा ही सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पॉइंट ई। तो यही है फैराडे का एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के सारे फिगर को आप बना करके उनकी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो अब स्टूडेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे की लॉ की बात आ गई। तो स्टूडेंट फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट था, वो सडनली हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था। और फैराडे का जो नियम है, जो इनका लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन पर रूल दिया, अपना नियम दिया। वो नियम, इसमें दो नियम बनेंगे। देखिए पहला रूल होगा इनका, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, linked through a coil, changed, then there are produced an EMF, electromotive force that is EMF across the terminal of loop, This is called induced EMF. And if the circuit is closed, circuit या loop is closed, then there are flow a current in the loop, in it. It is known as induced current. And this phenomena is called electromagnetic induction. ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही इनका फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ में मेन आपका यही फर्स्ट लाइन है, जहां तक हमने लिखा है देयर आर प्रोड्यूस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द लूप। यही तक का इनका फर्स्ट है। इसके बाद और भी आगे लिख सकते हैं कि इस ईएमएफ को हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें करंट फ्लो होगी, उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ठीक है, ये इनका फर्स्ट लॉ हो गया इनका फैराडेज का। अब इनका सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ में ये बताते हैं कि जो ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो स्टूडेंट्स यह होगा, सेकंड लॉ इनका होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, with respect to the time,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट यहां पर जो इनका सेकंड लॉ है कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है, दैट इज ई, हम इसको स्मॉल ई से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, ये क्या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिंक्ड थ्रू द कॉइल, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहां डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिखा पहले, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, आगे माइनस रहेगा, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब यहां पर यही इनका जो है सेकंड लॉ है। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। इफ डेल्टा टी, इफ लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये बनेगा। अब स्टूडेंट्स अगर नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न इज N, अगर टोटल नंबर ऑफ कैपिटल N है कोयल में, तब क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस N डी फाई बाई डी टी, इसी N से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यही है फैराडे का सेकंड लॉ, और यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द लूप। तो स्टूडेंट्स ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप ये बहुत इजी लैंग्वेज में हमने समझाया और आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इंड्यूस्ड करंट की खोज की, जिससे कि आज पूरी दुनिया चल रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इनका सेकंड लॉ E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो इनका एक्सप्रेशन है, इट इज कॉल्ड न्यूमैन लॉ आल्सो, न्यूमैन्स लॉ आल्सो। कभी कभी एग्जाम में न्यूमैन्स लॉ करके इसको इसी एक्सप्रेशन को दे दिया जाता है फैराडे के सेकंड लॉ को। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है आपको इसी को लिखना है, इसी के डेफिनेशन को लिखना है न्यूमैन लॉ में भी। कि अगर पूछा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमैन्स लॉ, तो आपको इनका जो सेकंड लॉ यही लिखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यही आपको लिखना है। E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, आपको यही लिखना है। तो ये इसी को कहा जाएगा क्या, न्यूमैन्स लॉ आल्सो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो माइनस का सिंबल आया है, माइनस का सिंबल आया वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो लेंज लॉ क्या है, तो लेंज लॉ, अब इसका नेगेटिव साइन शोस दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिख दे रहे हैं न्यूमैन्स, अरे सॉरी इनका लेंज लॉ, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ में देखिए हम स्टार्ट करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ से, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है ये। तो यहाँ लिख देंगे बाई फैराडे सेकंड लॉ वी नो दैट E इक्वल टू माइनस डी फाई माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ लिखेंगे हेयर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन सो दैट नेगेटिव साइन shows that induced EMF, negative sign shows that induced EMF opposed to change in magnetic flux, change in magnetic flux, it is called किसका, लेंज लॉ, इट इज कॉल्ड लेंज लॉ। और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स एक मिनट, तो स्टूडेंट लेंज लॉ देखिए, लेंज लॉ लेंज लॉ को डिफाइन करते हैं। इसके पहले डिफाइन कर रहे थे बट वो पेज आ नहीं रहा था। तो लेंज लॉ में लिखेंगे ऐसा है, बाई फैराडे सेकंड लॉ, बाई फैराडे
सेकेंड लॉ E is equals to induced EMF A is equal to minus N d phi by dt. Here negative sign here negative sign shows that induced EMF opposed to change in magnetic flux. Change in magnetic flux. It is called Lenz law. It is called Lenz law. तो स्टूडेंट यही लेंज लॉ है. हाँ, अब लेंज लॉ it is based on law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है इनका लेंज लॉ. तो जो लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. ये क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी. और हाँ, देखिए कि ये लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है, तो इनको एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं. जैसे पॉइंट ए है, सपोज दैट ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है. ये एक लूप है, क्लोज लूप है वायर का. जब हम इस बार मैग्नेट को v वेलोसिटी से लूप के इन साइड में ले जाते हैं, तब देखिए क्या होता है. जब हम इसके n साइड को लूप में ले जाते हैं तो लूप का ये सामने का फेज जो बनता है वो n पोल ही बनाता है, n पोल बनाता है. ऐसा इसलिए जब हम बार मैग्नेट के n पोल को लूप में ले जा रहे हैं तो इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज या चेंजिंग लिंक्ड थ्रू द कोयल, लिंक्ड थ्रू द लूप. ठीक है, तो अब इसमें जो चेंजिंग हो रही है जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बन रहा है स्टूडेंट, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ इस मैग्नेट के मोशन का विरोध करेगा, अपोज करेगा. या फिर ये कहिए कि जो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है वो उनका अपोज करेगा. दैट मीन्स ये कहा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चुंबक के मैग्नेट के गति का विरोध करेगा, मोशन का विरोध करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एन पोल को ले जा रहे हैं तो एन बनेगा, तो एन और एन में क्या हो रहा है, रिपल्सन. तो रिपल्सन फोर्स लगेगा. तो इसी रिपल्सन की वजह से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे इनको पास ले जा रहे हैं तो क्या रिपल कर रहा है, ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है. यही लेंज लॉ है. अब सपोज दैट स्टूडेंट, अगर यहाँ एस बनता, सपोज दैट यहाँ एस पोल बनता, तो एस पोल एन पोल को खुद ही अट्रैक्ट कर लेता. जब ये खुद अट्रैक्ट कर लेता, स्वयं ही अट्रैक्ट कर लेता, तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करके इस मैग्नेट को इसके अंदर गति कराने की कोई जरूरत ही ना पड़ती. वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो जाता, वो बात उसके अगेंस्ट हो जाती. तो बिना वर्क डन के हमको एनर्जी मिल जाती, बिना वर्क डन के इंड्यूस्ड करंट मिल जाता, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट में है. इसी तरह से दूसरा समझ सकते हैं कि जब हम बार मैग्नेट को लूप से दूर ले जा रहे हैं, अवे टू द लूप, अवे टू द कोयल v वेलोसिटी से, जब हम इसको दूर ले जा रहे हैं तब क्या होता है, तब भी इस कोयल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंजिंग होती है. ठीक है, और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. जब हम इसको दूर ले जाते हैं तो इनका ये सामने का जो फेज है वो एस पोल बना लेता है, एस पोल, जिस एस पोल बन जाता है. और ये एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करता है. जो अट्रैक्शन आ गया ना, इस वजह से इसमें जो गति है, मोशन है, ये इसका अपोज कर रहा है.
जैसे हम इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ में, तो ये एस पोल बना लिया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके गति का, मोशन का अभिविरोध करेगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट अगर ये मान लीजिए क्या नाम है, ये एन पोल बनाता, सपोज दैट यहाँ पर अगर एन बनाता एन, तब एन और एन में रिपल्सन होता, ये स्वयं ही इसको धकेल देता, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो जाता, कि हमें बिना किसी एक्सटर्नल वेपन के इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता। इसलिए जो फैराडे का सेकंड लॉ है, इसमें माइनस साइन आता है, ये माइनस जो साइन है ये क्या लेंज के लॉ पर है। लेंज लॉ बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप इन दोनों फिगर से आसानी से समझ सकते हैं कि मैग्नेट को जब हम पास ला रहे हैं तो एन पोल बना रहा है, तब भी ये इनके गति का विरोध कर रहा है। दूर ले जा रहे हैं तो ये एस पोल बना रहा है, तब भी इनके गति का विरोध कर रहा है, मोशन का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिहाफ पर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक का फैराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों कंप्लीट हुआ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हमने डिफाइन किया पूरे। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एक्सप्लेन कर दें, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दें। और स्टूडेंट्स इस चैनल को, इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे कि और भी लोगों के पास चैनल का लिंक पहुंच सके और इसको पढ़ सकें। स्टूडेंट्स ये जो फिजिक्स तक 9 यूट्यूब चैनल है, इसमें केवल फिजिक्स चल रहा है, और फिजिक्स क्लास 12th 11th 9th 10th सभी स्टैंडर्ड की चल रही है। और जो फिजिक्स 12th का चल रहा है, ये 12th की फिजिक्स में एनसीईआरटी का हो, यूपी बोर्ड का हो, या सीबीएसई बोर्ड का हो, या आईसीएसई बोर्ड का हो, इसमें इंक्लूडिंग सारे मैटर, सारे कंटेंट हमने एक साथ मर्ज कर दिया है। वो आईआईटी का हो, या जेईई मेंस का हो, या क्या नाम है इनका नीट एग्जाम का हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, तो इसमें सारे कंटेंट को हमने मर्ज करके बनाए हैं। और जिस वजह से ये थोड़ा और भी डेकोरेटिंग बन गया और अच्छा बन गया है आप लोगों के लिए, और आसानी से समझ सकते हैं। और आप 12th एग्जाम ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी आप इससे कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक का ही। बाकी थैंक यू आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, उसके लिए स्पेशल थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला हमको, इसके लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।